टेस्ट पेपर चेक हो चुके हैं सर के पास। मैम एक मैम आपकी जगह वो अभी एंट्री कर रहे हैं। सर के नंबर डालते हो। कहाँ तक हुआ था कल? नेचुरल सिलेक्शन होना है ना? यस मैम। देखो भाई, आज का बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बहुत सारी चीजें कवर अप होंगी इसमें। नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई? वो हाथी के पैर वाली, है ना, लेडी बग्स वाली, कि अगर जंगल में एक स्पीशीज पाई जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर जंगल में अगर पाई जाती है तो क्या होगा? तो मैम उनके बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन चलेगा क्योंकि उसी जंगल में वही स्पीशीज है। वहीं पर क्या है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, अभी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अभी लिमिटेड नहीं हुई है। लेकिन जो वो रिसोर्सेज ले रहे हैं उनकी जैसे स्पीशीज और आ गए, कंपटीशन बढ़ेगा, फिर उनमें भी कंपटीशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब कोई बहुत बड़ा स्पीशीज आ गई, सपोज करो जिराफ आ गया, या फिर क्या आ गया, एलिफेंट आ गया। वो हवा में उड़ के तो जाएंगे ही नहीं, जंगल में घूमेंगे फिरेंगे। वो क्या करेंगे, पैर तो रखेंगे ना कहीं पर। आपको पता है कि एलिफेंट खुद भी अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा एनिमल है। तो वो जहां पर भी पैर रखेगा तो वहां पर जो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर क्या होंगे, छोटे छोटे से इंसेक्ट टाइप से क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। वो तो बेचारे कुचले जाएंगे, मर जाएंगे वो तो, या नहीं मरेंगे? मर जाएंगे ना। तो ऐसे ही क्या हुआ था, सपोज करो कि दो कलर की स्पीशीज पाई गई थी पर्टिकुलर एक इंसेक्ट में। हाथी ने पैर रख दिया तो पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ। ब्लैक को दिखेगा नीचे। सपोज करो यहाँ पर है स्पीशीज पर्टिकुलर, और एक स्पीशीज ये हो गई। अब सपोज करो हाथी ने पैर या तो यहाँ पर रख दिया पर्टिकुलर, तो देखो क्या होगा, रेड वाली स्पीशीज तो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी बेचारी। हो जाएंगी कि नहीं? या अगर यहाँ पर हाथी पैर कैसे रख देगा, इधर रख देगा तो पर्पल वाली हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में रखेगा तो थोड़ी थोड़ी दोनों बच जाएंगी। ठीक है, फिर ऐसे ही होगा, ये अपनी प्रोजेनी बढ़ा लेंगी, ये वाली भी बढ़ा लेंगी, ये भी अपनी प्रोजेनी बढ़ा लेंगी, तो क्या होगा, दोनों की बढ़ जाएंगी। फिर ऐसे ही कोई जाइंट सा क्या आएगा, एनिमल आएगा, फिर उनको कुचल के चला जाएगा। तो एक ना एक दिन क्या आएगा, ये वाली स्पीशीज ऐसी होगी, या एक मोमेंट पर, कि एक पर्टिकुलर टाइप की, एक पर्टिकुलर टाइप की, यानी कि इस सपोज करो रेड कलर के टाइप की, ये यहाँ पर पूरा उसका क्या आ गया, पैर आ गया, तो मर जाएगी स्पीशीज, मर जाएगी स्पीशीज। ठीक है, तो यही क्या हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। ये तो एक क्या है, एक कंडीशन है ये तो, सिर्फ क्या है, ये एक कंडीशन, सिर्फ ये एक कंडीशन है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे डिजास्टर हो जाना, कोई भी क्या हो जाना, डिजास्टर हो जाना। कैसा डिजास्टर? बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, सुनामी आ जाना, साइक्लोन आ जाना, बहुत सारे क्या होते हैं, ये डिजास्टर होते हैं, या सूखा पड़ जाना। ठीक है, तो ये सारे कैसे डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल कैलामिटीज हैं। तो ऐसे ही नेचर सेलेक्ट करता है, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ह्यूमन पॉपुलेशन का, अभी कोरोना हुआ था तो पॉपुलेशन अर्थ पर ज्यादा हो रही थी, हो रही थी ज्यादा या नहीं हो रही थी? कोरोना के बाद भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन आप सपोज करो कोरोना के टाइम पर अगर उतने लोग ना मरते तो इससे ज्यादा हो जाती। तो एक समय के बाद क्या, एक पर्टिकुलर समय के बाद या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक ऐसी चीज हो जाती है नेचर के थ्रू, जिससे क्या हो जाती है, पर्टिकुलर स्पीशीज डिक्रीज हो जाती है, एक्सटिंक्ट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि इंसान क्या है, सब जगह पर फैले हुए हैं, है कि नहीं? अगर रिप्रोडक्शन रुक जाएगा सब इंसानों में, पर्टिकुलर स्पीशीज में, जो कि कौन है, ह्यूमंस हैं, तो ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं आने वाले सालों में। अदरवाइज अगर नेचुरल कैलेमिटी होगी इंसानों के ऊपर
तो फिर क्या होगा, हर जगह से पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये नेचर ऑपरेट करता है यहाँ पर इनहेरिटेबल वेरिएशंस को। अब यहाँ पर जो वेरिएशंस आएंगी वो रिप्रोडक्शन के टाइम पर देखने को मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? कोरोना में क्या हुआ था? बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का कोरोना का। क्यों है बेस्ट? जो अभी तो बताया, बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मर गए थे भाई, फीमेल्स भी मर गए थे और मेल्स भी, बच्चे भी मेल्स और फीमेल्स की कैटेगरी में ही आते हैं या नहीं आते? बच्चे बड़े सब मर गए थे, सब इन द सेंस जो भी हॉस्पिटल जा रहा था वो मर के ही आ रहा था बेचारा वापस, वैसे तो नहीं आ रहा था ना। तो बड़ा ही बुरा समय था किसका? कोरोना टाइम का। था कि नहीं था? अब आपकी बुक में देखो 3 ग्राफ दिए हुए होंगे, खोल कर देखो। हम पहले क्या बना लेते हैं, एक जनरल सा कॉमन सा ग्राफ बना लेते हैं। सपोज करो ऐसे, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चीज क्या होगी? मेंडल ने कैरेक्टर लिया था सबसे पहले, कौन सा? टॉल ड्वार्फ वाला ना। क्या था टॉल ड्वार्फ वाला? हाइट ऑफ प्लांट था ना, या हाइट ऑफ स्टेम, है ना? तो उसमें क्या क्या थे जीनोटाइप? कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ आएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आएगा। आप देख सकते हो कि कैपिटल टी जो होमोजाइगस कंडीशन है वो कम है, इधर भी होमोजाइगस कंडीशन है। अब ये मत कहना मैम व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन, पता है सबको? वरना तो मैं बताऊं। होमो मीन सेम, जाइगस मतलब जिससे जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो इनसे ही तो बनेगा जाइगोट, F1 प्रोजेनी इससे ही तो बनेगी, फिर F2 बनेगी, फिर F3 बनेगी, ऐसे बनती चली जाएगी। तो जब सेम होंगे तो उसको समयुग्मजी या फिर क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे कंडीशन को। और अगर एक क्या होगा, कैपिटल होगा, और एक क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी कंडीशन है? लिख दो बस इसको। नेचुरल सिलेक्शन में जो होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी वो कैसी होगी? कम होगी। कैसी होगी? और ज्यादा कौन सी होगी? हेट्रोजाइगस वाली। यहाँ पर हम एक एग्जांपल और ले लें। ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन की हाइट है भाई, या तो जो छोटी छोटी हाइट के होंगे वो कम होंगे, या बहुत लंबे लंबे हाइट वाले होंगे वो कम होंगे, लेकिन जो एवरेज हाइट वाले होंगे, जो ना तो लंबों में आते हैं ना ही छोटों में आते हैं, वो कैसे होंगे? ज्यादा होंगे क्वांटिटी में। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा गोरे होंगे वो बहुत कम होंगे, जो बहुत ज्यादा काले होंगे वो कम होंगे, जो क्या होंगे, हाँ, जो कैसे होंगे, ब्रिटिश कलर के होंगे, मतलब सांवले कलर के होंगे मेरे जैसे। ठीक है, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना? है कि नहीं? अब ये नहीं कह सकते हम कि गोरा काला और सांवला ये 3 ही क्या होते हैं, ह्यूमन स्किन कलर होते हैं, कह सकते हैं वैसे? नहीं, ब्रिटिश कलर में भी यानी कि सांवले रंग में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं कि नहीं? तो बस यहाँ पर भी यही चीज है। ठीक है, रिलेट हो गई ना यहाँ से इंसानों में, हाइट में भी और स्किन में भी, स्किन कलर में भी। स्किन कलर इज बेसिकली कॉम्प्लेक्शन। कौन कौन नहीं आया था कल? जब टेस्ट देना होगा बता देना सर को। ठीक है, मुझे भी बता देना अगर मैं आती रही तो, वरना सर को बता देना और दे देना टेस्ट। चेक हो गया तो हाँ। अब देखो इसको डिटेल, 3 तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। पहला कौन सा है? पहले की पीक बन रही होगी, फिर दूसरे की बाहर से बाहर निकल रहा होगा ऐसे, और तीसरा ऐसे होगा। दिख रहा है अच्छे से सबको? दिखा दो भाई। देखो अब यहाँ पर ये पीस ऊपर बन रही है, ये किधर की साइड बन रही है, इधर की साइड, और यहाँ पर 2 पीस बन रही है। तो नेचर यहाँ पर क्या ऑपरेट करना है वो हमें देखना है बस। सबसे पहले बताओ यहाँ पर कैसा नेचर होगा? स्टेबलाइजिंग कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा स्टेबलाइजिंग, और नॉर्मलाइजिंग। लिख लीजिए बस यहाँ पर चीजें जो जो मैं लिखवा रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, स्टेबलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग नेचर।
दो चीजें लिखनी है हमें, तो थोड़ा ये छोटे छोटे बनाना ग्राफ। ठीक है जी। दूसरा है, देखो इधर की तरफ डायरेक्शन जा रही है ना, तो इसको डायरेक्शनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल सिलेक्शन है यहाँ पर, डायरेक्शनल नेचर है। ये थोड़ी सी बीच साइड में होगा। हाँ, ये ऐसे करते हैं, ऐसे, है ना? मतलब इस लाइन के साथ साथ चलेगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना फिर। ये बताओ कैसा हो रहा है? देखो पहले पीक बनी, फिर क्या हो गया, अपनी पोजीशन पे बिल्कुल डाउन चला गया, फिर से दोबारा से पीक बनी, यानी कि बीच में क्या हो रहा है? डिस्ट्रप्शन हो रहा है। डिस्ट्रप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव ही सिलेक्शन होगा। कैसा सिलेक्शन होगा यहाँ पर? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ये तीनों नाम और तीनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखेंगे कि नेचर यहाँ पर तीनों कंडीशंस में क्या क्या चीजें ऑपरेट कर रही है। नेचर ऑपरेट ऑन मीन कैरेक्टर। भाई मैथ्स पढ़ी है सबने? मीन कैसे निकालते थे? एक एवरेज चीज निकालते थे ना? निकालते थे कि नहीं निकालते थे? मीन में क्या निकालते थे? मीन, मीन मतलब बीच के जो दो चीजों को ऐड करके अपॉन टू कर देते थे ना, तो वो एवरेज चीज निकल जाती थी। तो देखो एवरेज चीज वाली ही तो सबसे ज्यादा पीक पर जा रही है या नहीं जा रही है? तो इसलिए यहाँ पर नेचर क्या ऑपरेट कर रहा है? मीन कैरेक्टर ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? फिर कैसा कैरेक्टर ऑप्टेन करे, ऑपरेट करेगा यहाँ पर? एक्सट्रीम वाला। कैसा करेगा? तो यहाँ पर नेचर ऑपरेट, नेचर ऑपरेट operates on one of the extreme condition। लास्ट में डिस्ट्रप्टिव हो रही है, डिस्ट्रप्टिव हो रही है ना? तो देखो यहाँ पर तो क्या लिखा है मैंने? वन ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन लिखा है। यहाँ पर दो आ रहे हैं ना ऑप्शन, तो दोनों में आ जाएगा। नेचर ऑपरेट्स ऑन बोथ ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? अब फोटो ले लेना कोई। किसी के पास नहीं है। देन आपको तीन शेप्स याद करनी है सबसे पहले। यहाँ पर देखो शेप अभी कैसे बनाई थी मैंने? एवरेज वाली चीज बनाई थी ना, पीछे चले जाओ, उससे याद रखो। एवरेज चीज बनाई थी ना ये वाली, पीक पर थी ये। किस पर थी ये? पीक पर थी ये। तो यहाँ पर स्टेबलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग नेचर होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि ज्यादातर अमाउंट में यही चीजें प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर मीन कैरेक्टर शो कर रहा है, पूरा नेचर जो भी ऑपरेट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है चीजों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोटा सा हो गया ये, मोटा सा इन द सेंस
मतलब ज्यादा पीक पर नहीं गया, ज्यादा इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई, चौड़ाई इसकी ज्यादा हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस दो तरीके से हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक तो इधर वाली डोमिनेंट जिसे बोलते हैं, और एक रिसेसिव वाली। ठीक है, अब आप कोई सा भी यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। तो वहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी रखने का क्या मकसद था, कि मेंडल का वो जो गार्डन पी प्लांट पर उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, वो सब बच्चों ने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है पूरा अच्छे से, वो उतनी चीज सबको पता है। पता है ना, टॉल डुआर्फ वाली इसलिए रखी है मैंने वो वाली चीजें, वो वाला। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जैसी जैसी देखो देखो, जैसे मैंने ह्यूमन की हाइट रखा है या फिर ह्यूमन स्किन कलर रखा है, दोनों ही चीजें कैसी हैं, उसमें ज्यादा आउटकम्स आ रहे हैं। कैसे आउटकम्स आ रहे हैं उसमें, ज्यादा आउटकम्स आ रहे हैं, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे ना चीजों को पढ़ने के लिए। हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। वो तो मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया था। लेकिन आप देखो जीनोटाइप्स कैसे लिखोगे फिर उसके। बाकी आप मेंडल वाले जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर हो वो लिख सकते हैं, लेकिन सबका फेवरेट क्या होता है, टॉल डुआर्फ ही होता है कि नहीं। 10th में भी आपने वही चीजें पढ़ी हैं और 12th में भी वही चीजें पढ़ी हैं। तो स्टार्टिंग में भी वही पढ़ी है, पढ़ी तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन वो याद रहता है तो टॉल डुआर्फ ही लेंगे आप, समझते हुए भी और पढ़ते हुए भी। आगे बात समझ में। अब देखो, ये जब यहाँ पर क्या चल रही थी चीजें, कैसा था वो ग्राफ, ऐसे था ना। तो ये जितना हाइट पर होगा उतना मीन कैरेक्टर शो करेगा, उतने आउटकम्स क्या आएंगे, उस पर्टिकुलर चीज के क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ठीक है, जब उस पर्टिकुलर चीज के ज्यादा आउटकम आएंगे, वो मीन कैरेक्टर में चला गया, यानी कि एवरेज वाली, नॉर्मल वाली, स्टेबल वाली कंडीशन में चला गया। स्टेबल इनमें से और कोई सी दिख रही है, नहीं ना। सिर्फ एक ही तो कंडीशन स्टेबल है, कौन सी, पहली वाली, जिसके आउटकम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ह्यूमन का स्किन कलर, इससे याद रख लेना। टॉल डुआर्फ में भी आपको ज्यादा आउटकम्स किसके देखने को मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी के तो मिले थे बस। ये डायरेक्शनल है। अब एरो से समझ में आ रहा है, देखो एरो आप अगर इधर की साइड बना रहे हैं तो आपको कोई डायरेक्शन पॉइंट आउट की जा रही है, दैट मीन्स इट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो नेचर क्या करता है, एक्सट्रीम कंडीशन दो थी, या तो डोमिनेंट वाली या रिसेसिव वाली, तो डोमिनेंट की तरफ जाएगा या रिसेसिव की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो एक्सट्रीम कंडीशन में से सिर्फ एक पर जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक वर्ड। ठीक है, दूसरा देखो, ये अब यहाँ पर दो फेसेस बन रहे हैं, दो पीक्स बन रही हैं। दो पीक्स बनने से ये बनने के बीच का समय वाला देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, डाउनफॉल हुआ है कि नहीं, यानी कि चीजें क्या हुई है, स्टेबल हो गई थी पहले, फिर दोबारा से क्या आ गया, डाउनफॉल आ गया। तो इसलिए ये डिस्ट्रप्शन हो गया, जैसे कोई चीज क्या हो जाती है, टूट के पहले बनी, फिर टूटी, फिर दोबारा से क्या हो गई, बन गई, और फिर दोबारा कांस्टेंट पर चली जाएगी। तो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर नेचर क्या कर रहा है, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। डोमिनेंट वाली भी आ जाएगी यहाँ पर, और रिसेसिव वाली भी आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ जाए। अब देखो, पहले क्या था आपका, इंडस्ट्रीज थी या नहीं थी, नहीं थी। शुरुआत की बात करो, नहीं थी ना, बाद में ही तो बननी शुरू हुई। तो देखो यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ी होगी आपने, व्हाइट मोथ और ब्लैक मॉथ की, के पेड़ों के तने के ऊपर यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, व्हाइट कलर के मोथ प्रेजेंट है, क्या है, व्हाइट कलर के, ये रहा। पूरा नाम होता है इसका पेपर मोथ, पेपर्ड मोथ होगा। अब वो पेपर को वो मत कर देना, काली मिर्च होता है वो भी, और एक और होता है पेपर, वो शायद लाल वाली, और वो येलो वाली शिमला मिर्च, हाँ होती है कि नहीं, रेड बेल पेपर, पेपर, सॉरी वो बेल लग जाता है बस उसमें। खाली अगर पेपर होगा तो स्पाइसेस में क्या होगा, वो
काली मिर्च होगी। अब किसी किसी को पता है कि काली मिर्च सिर्फ काली कलर की होती है, ये एक दो होती है ना, एक व्हाइट भी तो होती है। बस उस काली मिर्च को ही क्या कर लो, व्हाइट और ब्लैक यहाँ पर कंसिडर कर लो। ठीक है जी। तो वो दखनी मिर्च बोलते हैं उसको, है ना, हिंदी में दखनी मिर्च बोलते हैं। ठीक है। तो बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस भी बनती हैं, या किसी को नजला खांसी या नमोनिया होता है ना, तो नमोनिया के टाइम पर भी उसको दी जाती है पेशेंट को, शहद में, बादाम में, अदरक में मिक्स करके, तो वो पूरा अच्छे से साफ हो जाता है और नमूनिया काफी हद तक ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो बड़े काम की हैं। बाहर जो कंट्रीज हैं वहां पर इसका बहुत ज्यादा सेवन है। क्यों है? क्योंकि हम लोग ही खाते हैं रेड मिर्च। रेड वाली मिर्च इंडिया में ही खाई जाती है, बाहर खाई जाती है कोई रेड मिर्च नहीं, बाहर की कंट्रीज में रेड मिर्च नहीं खाई जाती। ज्यादा खून गर्म किसका होगा? इंडिया वालों का होगा, लड़ने मरने को तैयार हर जगह रेड मिर्च खा खा कर। और देखो यहाँ पर जब क्या नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो ये जो पेपर्ड मोथ था ये कौन से कलर का था? वाइट कलर का था। किस कलर का था? तो इंडस्ट्रीज आ गई उसके बाद, तो ये कौन सी कंडीशन है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कौन सी कंडीशन है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आफ्टर वाली क्या हो जाएगी? आफ्टर में क्या हो जाएगा? व्हाइट से ब्लैक में फॉर्म हो जाएगा। किसमें फॉर्म हो जाएगा? व्हाइट से ब्लैक में। तो ब्लैक तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, या फिर हम दिखाई देते हैं ब्लैक को, है ना? ये वो नहीं होता। नहीं, ये इसकी पेन की थिकनेस कम होती है, पर एक पेन को लगना होता है स्केल। ये तो किया मैंने, हुआ ही नहीं। मैं भी ब्रश सारा ब्रश पे क्लिक कर। मैं भी सुन लिया होगा। अलग ही है यहाँ पर सिस्टम। अब यहाँ पर क्या बैठी हुई थी भाई? ये भी मैंने गलती कर दिया सब कुछ। भाई ट्रंक कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है। अरे जो भी है, हमें तो समझना है बस थोड़ा अच्छे से। विजुअल आपके दिमाग में बैठना चाहिए बस। विजुअल आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब यहाँ पर व्हाइट थी, ठीक ही नहीं थी, ये व्हाइट क्या हो गई? ब्लैक में ट्रांसफर हो गई। किसमें हो गई? ब्लैक में। आ गया समझ में? आ गया भाई समझ में? बस इतनी सी बात थी इसमें। पेपर्ड मोथ का नाम ये किसने दिया था? किसने किया था एक्सपेरिमेंट इस पर? ये तो नाम लिखा हुआ नहीं है, पेपर्ड मॉथ का लिखा हुआ है नाम, डिस्टन बैटियुलेरिया। देखना बुक में कहीं पर इसका डायग्राम दिया हुआ होगा, बटरफ्लाई टाइप सी दी हुई है, इसके बारे में बताया हुआ है। देखना, बिस्टन करके नाम है कुछ, बिस्टन करके नाम है इसका। मॉथ है बस। व्हाइट विंग मॉथ, डार्क विंग, कुछ तो पता नहीं। मेरा नाइट मॉथ भी है। मेरा नाइट मॉथ है ना, रात में। और सन है ना कुछ। देखो, ये कब की बात है? ये 1850 की बात है। किसकी बात है? और ये किसकी बात है? 1920। 1920 की। व्हाइट मॉथ को तो व्हाइट मॉथ ही बोला हुआ है, और ये डार्क कलर या फिर डार्क विंग्ड मॉथ को क्या बोला है इन्होंने? एक और नाम से बोला है, मेलानाइज्ड मॉथ।
मेलानाइज क्यों बोला है? क्योंकि मेलानिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है? मेलानिज्म का मतलब वो जो मेलानिन होता है ना, स्किन पिगमेंट, स्किन कलर पिगमेंट मेलानिन होता है, वो एक्टिव हो गया तो बॉडी क्या हो गई? डार्क हो गई। क्या हो गई? बस इतना ही याद रखेंगे। एक नाम इसका ये भी लिख लो, दिया हुआ नहीं है बुक में, लिख लो लेकिन। डिस्टन बैटुलेरिया, खतरनाक सा नाम है ना। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में ये एक पहला एग्जाम्पल है जिसका पूरा डेटा ये लिखा हुआ है। बाकी आप उससे पढ़ लेना, एनसीईआरटी की बुक से समझ में आ जाएगा अच्छे से। थ्योरेटिकल चैप्टर भी है, ये समझने वाला भी है, सब चीजें हैं इसमें, और इसमें न्यूमेरिकल भी है। सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, और डायग्राम भी है, ग्राफ भी है, सब कुछ है। डायग्राम पूछो अब किसका है बताओ? स्टार्टिंग में किया नहीं था यूरे मिलर का, वो डायग्राम हो गया, बाकी सारे ग्राफ हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब बीच में वो भी आएगा, न्यूमेरिकल कराऊंगी अभी। हो गया ये। सेकंड देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। यहाँ पर ये सिर्फ जो मैं आपको दो और एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं ये? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। किसमें जा रहे हैं? बस डिटेल में तो क्या आएगा अगर पूछा गया है। ये वाले तो सिर्फ नेम आएंगे अगर आए भी तो। ठीक है जी। बाकी एक मॉस्किटो भी है। मॉस्किटो को मारने के लिए क्या करते हैं हम? हाँ भाई, गर्ल्स बॉयज, क्या करते हैं मच्छरों को मारने के लिए? स्प्रे पे क्या लिखा होता है? रेपलेनेंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रेपलेंट लिखा होता है। तो मॉस्किटो रेपलेंट रेजिस्टेंट। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ा था? इन तीन चीजों पर प्रभाव पड़ा था। डिटेल में आई एम अगेन सेइंग कि मॉथ वाला ही आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? पेपर्ड मॉथ आएगा। पेपर्ड वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, लिख लेना। ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जाम्पल है? कौन सी हेडिंग पढ़ी थी अभी हमने? नेचुरल सिलेक्शन वाली। कौन सी पढ़ी थी? नेचुरल सिलेक्शन वाली। ये पूरा हम किस में पढ़ रहे हैं? डार्विन की थ्योरी में पढ़ रहे हैं। अब जाकर क्या हुई है? डार्विनिज्म खत्म हुआ है, और न्यू बुक्स में न्यू डार्विनिज्म दिया हुआ है। देखो जरा, क्या न्यू डार्विनिज्म दिया हुआ है नई वाली बुक्स में? मैम वही मेरे पास है, मेरे पास है, वही नहीं पढ़ा है। देखो अब एनटीए ने क्या किया हुआ है कि हर बुक में, यानी कि ओल्ड वाली में भी और न्यू वाली में भी, न्यू डार्विनिज्म दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन सिलेबस में दे रखा है, तो वो भी पढ़ना है हमें। अभी ये वाली बात क्यों बताइए? क्योंकि डार्विनिज्म अभी खत्म हुआ है। तो ये जो नॉर्मल वाला डार्विनिज्म है, दिस इज ओल्ड डार्विनिज्म। एक नया वाला भी आया हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पर डार्विन की थ्योरी भी क्या हो गई थी? कुछ चीजों पर फेल हो गई थी। इसके पोस्टुलेट लिखेंगे अभी। क्या लिखेंगे? डार्विन के भी पोस्टुलेट्स लिखेंगे, या कल लिखवा दिए थे मैंने? पोस्टुलेट्स हाँ भाई, लिखवा दिए थे। किसने लिखवाए थे? 9 लिखवाए थे, 9। वो ही थे उनके पोस्टुलेट्स। अब नेक्स्ट थ्योरी करेंगे। कौन सी थ्योरी करेंगे? नेक्स्ट थ्योरी करेंगे थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की थ्योरी में क्या होगा? कौन सी थ्योरी लेंगे? डार्विन की कौन सी थी? थर्ड। ये है फोर्थ। ये कौन सी है? फोर्थ। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी थी?
थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस किसने दी थी? लिख लो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। थॉमस माल्थस ने क्या दी थी? थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी थी। पोस्टुलेट्स देखेंगे बस इनके अब। क्या देखेंगे? पोस्टुलेट्स। अब तो छोटी छोटी ही है ये, डार्विन की थी थोड़ी बड़ी। एवरी पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इन्होंने क्या बात बताई कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म कैन, every organism population can increase exponentially। इतनी लाइन का मतलब बता दो मुझे, इतनी लाइन का मतलब बता दो। क्या बस ये क्या है? ये कि हर एक की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब पहले तो धीरे धीरे बढ़ते फिर तो बहुत। हाँ, लेकिन क्या है कि जिस तरीके से अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी उस तरीके से डॉग या कैट की भी बढ़ेगी। बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए एक्सपोनेंशियली वर्ड यूज किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? एक्सपोनेंशियली वर्ड यूज किया गया है। और कब बढ़ेंगी एक्सपोनेंशियली? यानी कि पहले तो धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एकदम से एक पॉइंट या एक जगह ऐसी आएगी वहां पर क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। किसकी? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की। ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी स्पीशीज की या फिर पॉपुलेशन की। अगर रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो? जब अनलिमिटेड। हाँ भाई अमीर हमजा, जिस रिसोर्सेज आर, जब लिमिटेड होगी तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी भाई? अनलिमिटेड होगी। यहाँ पर क्या होगी? जब खाना भरपूर होगा, भाई खा खा कर मोटे भी होंगे, मोटे ताजे भी होंगे, और क्या भी होंगे? क्या भी होंगे? जितने मोटे ताजा होंगे उतने अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं? और जितनी रिसोर्सेज कम होंगी उतना कंपटीशन बढ़ जाएगा। यानी कि पर्टिकुलर रिसोर्स है, पर्टिकुलर रिसोर्स है, खाने वाली स्पीशीज ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? आई नहीं समझ में? का कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत गलत कर रखे हैं तुमने क्वेश्चन, बहुत इन द सेंस। तुमसे उम्मीद नहीं थी ये वाले टेस्ट में। क्या हो गया तुम्हें टेस्ट में? कल पढ़ के नहीं आए थे? चीटिंग करेंगे, मैंने चीटिंग नहीं करी। नहीं फिर भी चलो, ये तो बात है कि आपने चीटिंग नहीं करी, पढ़ नहीं रखा था चैप्टर। मैंने पहली बार तैयारी नहीं की मैंने। नेचर कीप्स अ चेक ऑन पॉपुलेशन साइड। ये बात किस चीज पर लागू होती है? नेचर कीप्स अ चेक ऑन पॉपुलेशन साइड। पॉपुलेशन साइड। अभी कोरोना का एग्जाम्पल बताया था। किसका बताया था अभी? जब जब धरती पर किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो नेचर खुद ही ऐसा सेटअप कर लेगा कि कुछ ना कुछ कैलेमिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगी, जिससे वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस बात का यही मतलब है। ठीक है जी। फूड वेब है, सबने पढ़ रखा है फूड वेब। कोई भी अगर एक ज्यादा हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, सब पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और वो सब कुछ किसमें रखा हुआ है? हमारे इकोसिस्टम में, बायोडायवर्सिटी में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? ट्वेल्थ के लास्ट वाली यूनिट में पढ़कर आए होंगे अच्छे से। बड़े इजी से चैप्टर्स थे वो। यही है बस इसके पोस्टुलेट। नेक्स्ट आएगी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। डन? हो गया बॉयज? लिख नहीं रहे हो? भाई जब ये बुक से पढ़ने बैठोगे ना, तो एक पैराग्राफ पढ़ते ही, पहले तो बुक खोलते ही बोर हो जाओगे आप। इतनी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी हमें। ये निचोड़ी तो लिखवाया जा रहा है सारा उसका। इसको करने के बाद आप जब हल्का सा भी रीड करोगे तो आपके सारे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। एक सेकंड।
हल्के में लिया हुआ है इस चैप्टर को। ये नहीं कह रही हूँ मैं। बताओ, इवोल्यूशन चैप्टर चल रहा है तो गायब हो गया बच्चा आज। और ज्यादातर क्वेश्चन आज वाले लेक्चर में से ही आते हैं, लास्ट पोर्शन में से ही तो आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। शुरू में से तो शुरू में से तो थोड़ा बहुत ही आता है। यस मैम, डाटा बेस रहता है कि अर्थ कब बनी थी, ये कब हुआ था, बस थोड़े बहुत ही आएंगे बस क्वेश्चन। ज्यादा पोर्शन वाला तो यही है आज का लेक्चर। शौक शौक में स्टार्टिंग का तो चैप्टर आपने 12th में पढ़ लिया होगा, ये लास्ट वाला छोड़ दिया होगा। याद करो, हर बच्चे की ये स्ट्रैटेजी होती है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर वो शुरू शुरू में तो पढ़ लेंगे कि हाँ चलो हमने स्टार्ट कर दिया इवोल्यूशन को पढ़ना, लास्ट में अगर उनका इंटरेस्ट डगमगा जाता है तो वो छोड़ देते हैं लास्ट वाला पोर्शन, ज्यादातर स्टूडेंट्स। तुम्हें नहीं कह रही हूँ मैं, ओवरऑल पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। ये फैक्ट है स्टूडेंट्स का, इस चैप्टर को ही वो बोर सा हिस्ट्री वाली चीजें है ना इसमें समझकर छोड़ देते हैं। आपने भी अपनी 12वीं कक्षा में कुछ कुछ ऐसे ही किया होगा, ये अगर पढ़ा होगा तो बस बहुत ही फटाफट से पढ़ लिया होगा। हो गया, बोर हो गई इब्रा भाषण में। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी थी ये? व्हाट इज म्यूटेशन, पहले तो ये बता दो। एक जगह अचानक से चेंज होना, अचानक से चेंज होना उत्परिवर्तन बोलते हैं इसको। नेचर में अचानक से बदलाव आ गया है या फिर उत्परिवर्तन यानी कि परिवर्तन हो गया अचानक से यानी कि सडन चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। किसने दिया था ये? हुगो डी ब्राइस ने दिया था। ब्रीज जो भी बोलो आप, म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज है। क्या है ये? सडन चेंज। किस पर दिया था? एवोल्यूशन पर दिया था कि एकदम से सडन चेंज होता है। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? जो मैं याद बता रही पक्षी इवनिंग ग्रोथ। इसका साइंटिफिक नेम इनोथेरा क्या है? इनोथेरा लेमार्कियाना। इनोथेरा लेमार्कियाना। गला में लेमार्किस पढ़ा था, लेमार्क वाली। तो यानी कि इसको किसने डिस्कवर किया हुआ है? लेमार्क। किसने दिया हुआ है साइंटिफिक नेम? उन्होंने ही दिया हुआ है। अब ये मत समझना कि इसके आगे कियाना आ रहा है तो ये लेमार्किज्म में चला जाएगा, नहीं भाई, ये म्यूटेशन में आएगा। किसमें आएगा? म्यूटेशन में। देखो अब बार बार आप इनका नाम पढ़ रहे हो, हुगो डी वेराइस पढ़ रहे हो इनका नाम बार बार, तो जेनेटिक्स में ये बार बार ही पढ़ा जाएगा हुगो डी वेराइस का नाम। मेंडल के भी सारी चीजों को इन्होंने इंडिपेंडेंटली स्टडी किया था, ठीक है, और म्यूटेशन में भी आ गए। चलो देखो अब इसे, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया थे कि अचानक से चेंज आता है और चेंज लाने वाले जीन्स क्या कहलाए जाते हैं? म्यूटेजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? म्यूटेजेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या लाते हैं? चेंजेस लाते हैं। और इसका किससे पता चला था? एक्सरे से पता चला था। किससे पता चला था? एक्सरे। एक्सरे से। पोस्टुलेट्स देखेंगे यहाँ पर। पोस्टुलेट से मैं कंपैरिजन कराना चाहती हूँ, करा दूं? ये लिख लो पहले। ये किसके वो है? पोस्टुलेट्स हुगो डी वेराइस के है ना। इनका कंपैरिजन हम डार्विन के पोस्टुलेट से करेंगे। इन्होंने कहा था सडन चेंज, इन्होंने कहा था स्लो चेंज और फास्ट चेंज। याद है। और कैसा रहेगा? लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल पर? लार्ज स्केल पर। हो गया। देखो अब यहाँ पोस्टुलेट्स में हम क्या ले लेते हैं पहले? वेरिएशंस को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं?
वेरिएशंस को ले लेते हैं सबसे पहले। वेरिएशंस क्या रहेंगी यहाँ पर? म्यूटेशन के केस में, किसके केस में? म्यूटेशन के केस में हमेशा वेरिएशन क्या रहेंगी? लार्ज स्केल पर रहेंगी, रैंडमली रहेंगी और डायरेक्शन लेस रहेंगी। कैसी रहेंगी? डायरेक्शन लेस। बिल्कुल किसके ऑपोजिट है ये? किसके ऑपोजिट है भाई ये? बिल्कुल डार्विन की थ्योरी से। डार्विन की थ्योरी से क्या है ये? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग क्या था वेरिएशन में? स्मॉल स्केल पर होंगी, इनकी छोटी छोटी वेरिएशन आएंगी और कम ही उस पर आएंगी। रैंडमली था नहीं, इसमें उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डायरेक्शनल चेंजेस या फिर वेरिएशंस आएंगे। नॉन रैंडम हो जाएगा और तो ये ना इसके साथ ही लिख लेना। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इन वाली चीजों को, लेकिन इसके साथ ही कंपैरिजन में लिख लेना इसको। कंपैरिजन से आएगा क्वेश्चन यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट भी डाल लेना इसको। और यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा। क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेशन? कलेक्ट हो जानी चीजें किस पर? एक जगह पर बहुत सारी एक कोई भी पर्टिकुलर चीज का क्या हो जाना? एक्यूमुलेट यानी कि कलेक्शन हो जाना। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या कहा था? सॉल्टेशन वाला। क्या था? सॉल्टेशन में क्या है कि एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, अगर कोई एक सिंपल स्टेप के जरिए बहुत लार्ज म्यूटेशन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कि भाई लार्ज ही म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं। तो वो किसको लीड करती है? स्पीशीज के फॉर्मेशन को। और यही चीज क्या कहलाई जाती है? सॉल्टेशन कहलाई जाती है। सॉल्टेशन में सॉल्ट वर्ड आ रहा है ना, तो सॉल्ट नहीं बनेगा इसमें। इसमें क्या बनेगा? स्पीशीज बनेंगी। क्या बनेंगी इसमें? स्पीशीज। कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं यहाँ? इवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं ना। इवोल्यूशन में क्या है? स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? एक छोटा सा सिंगल सा स्टेप लेने से क्या हो रहा है? लार्ज म्यूटेशन आ रहा है, जिसकी वजह से स्पीशीज का फॉर्मेशन आ रहा है। जो भी मैं आज के लेक्चर के नोट्स भेजूंगी उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो लिखूं तो मत, टाइम वेस्ट होगा। हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, सारे भेजना है, पूरी चैप्टर के भेज दूंगी नोट्स में। ठीक है। एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की क्या लीड करती है? स्पीशीज के फॉर्मेशन को लीड करती है। यानी कि अगर लार्ज उस पर क्या होगा? म्यूटेशन होगा एक सिंगल स्टेप लेने से। एक सिर्फ सिंगल स्टेप लेने से क्या होगा? लार्ज म्यूटेशन होगा। तो क्या होगा? स्पीशीज बनेंगी। और ऐसा किस में होगा? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में होगा, क्योंकि उसी में ही तो हो रहा है क्या? सडन चेंज म्यूटेशन। किसने दिया था? हुgo डी वेराइज ने। और इस टर्म को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को सॉल्टेशन। अगेन आई एम सेइंग सॉल्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पर। सॉल्ट बनने का प्रक्रिया मत समझ लेना इसको। ये इंपॉर्टेंट है एकेडमिक से भी और उससे भी। कोई है जो 12th कर रहा है? काउंसलिंग में तो बड़े सारे बच्चे थे जो 12th कर रहे थे। इसलिए आते नहीं है वो। वहां तो बड़े सारे बच्चे आते थे, उधर इतना चीखना पड़ता था। चलो हो गया ये। तीसरा देखो एक और, ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या लीड करेगी? म्यूटेशन को ही लीड करेगी। कुल मिलाकर क्या बात हो रही है भाई सब जगह? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में कोई सा भी स्टेप लिया जा रहा है, कुछ भी फोर्स वगैरह किया जा रहा है, क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रही है। क्या हो रही है? म्यूटेशन। और यहाँ पर डार्विन की थ्योरी में यही चीज क्या है? इनके में भी कॉमन है। क्या है? कि यहाँ पर ये ड्राइविंग फोर्स अगर यहाँ पर भी होगी, ड्राइविंग फोर्स अगर यहाँ पर भी होगी तो क्या होगा?
म्यूटेशन ही कॉज होगा, इसलिए मैंने कंपेयर करके यहीं पर लिखवा दी चीजें। ठीक है जी। अब आते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन पर। किस पर? हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। ये आप इक्वेशन किस में भी पढ़ते हो? जेनेटिक्स के स्टार्टिंग वाले चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ोगे, यहाँ पर भी पढ़नी है। क्या है इक्वेशन? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस हो गया। चलो चलो बता दो कौन सी चीज क्या क्या है। बताओ कौन सी चीज क्या क्या है। बी स्क्वायर बताएंगे, क्यू स्क्वायर बताएंगे और 2pq बताएंगे। होमोजाइगस कंडीशन दोनों ये वाली है। चाहे हम भाई पी स्क्वायर को ऐसे करके लिखें चाहे ऐसे करके लिखें, एक ही बात है कि नहीं? तो ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। और ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? पी और क्यू आ रहा है भाई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस। ठीक है इतना। बताओ अब ये है क्या? मैम इसमें फ्रीक्वेंसी है कि पॉपुलेशन में कितनी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी है? या पॉपुलेशन और या पर्टिकुलर पॉपुलेशन चेंज ना होगा। को मैं ऐसे लिख दूं, जीएफ से लिख दूं मैं इसको। तो यहाँ पर ये पहले लिखी हुई है तो ये डोमिनेंट होगी। कौन सी होगी ये? डोमिनेंट। ठीक है। और अगर क्यू की बात करें हम तो ये कौन सी होगी? रिसेसिव होगी। क्या होगी? रिसेसिव। और ये किसकी होगी? जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये? हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो बस इसको हेटेरोजाइगस लिखेंगे। अब देखो अगर हम कैपिटल ए ले लें, कोई सा भी जीन ले लिया हमने, कैपिटल ए ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? रिसेसिव वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल। स्मॉल नहीं हो जाएगा। आ गए। अभी भूल। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? कैपिटल ए स्मॉल ए। वही जैसे टीटी की थी वहां पर। टीटी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कोई तो आ जाएंगे यहाँ पर। डोमिनेंट है तो कैपिटल, रिसेसिव है तो स्मॉल, और हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कैपिटल और स्मॉल दोनों। आ गई समझ में बातें? नहीं आई? ये क्वेश्चन लिखी किसने दी थी? ये दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था हार्डी और वीनबर्ग। क्या था जिनका नाम? हार्डी और वीनबर्ग। ठीक है। अब ये जो पी स्क्वायर है ये क्या है? ये होमोजाइगस कंडीशन है, क्यू स्क्वायर वाली होमोजाइगस कंडीशन है क्या? ये एलील्स हैं। क्या है ये? एलील्स। एलील्स ये पेयर में है अभी, तो हम इनको प्रॉपर एलील्स नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम पी की बात करेंगे तो ये एलील लिखेंगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फिर ये क्यू को लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। किसका? डोमिनेंट का और रिसेसिव का। सारी चीजें लिखवा दी देखो मैंने। अब ये जो जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है? प्लीज सारी चीजें आपको स्मॉल में दिखाई दे रही हैं तो कंफ्यूज हो गए आप, है ना? तो स्टार्टिंग वाला देखो, हमेशा पहले कौन सी चीज लिखी जाती है? प्रभावी वाला लक्षण लिखा जाता है या अप्रभावी वाला? डोमिनेंट वाला। प्रभावी वाला लिखा जाता है तो दैट मीन्स प्रभावी को ही क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ही तो बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर डोमिनेंट पा दिया है। प्रभावी लक्षण में हम क्या करते हैं? हमेशा सबको कैपिटल्स में ही बनाते हैं, और अप्रभावी में क्या बनाते हैं? सबको स्मॉल में। और वो जो प्रभावी वाले ही लक्षण में होता है, लेकिन हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्म जी वाली कंडीशन आती है उसमें ऐसे नहीं लिखते। आगे समझ में ये है। क्वेश्चन करा दूं एक सही रिलेटेड, लिख लो। बाकी तो नोट्स मिल जाएंगे उसमें लिख लेना ये सब।
देखो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी हो जाएगी? सिंगल सिंगल है ये, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू किसका हो जाएगा? डोमिनेंट का, जो कि क्या है कैपिटल ए। ये किसका हो जाएगा? रिसेसिव का, जो कि क्या है स्मॉल ए। क्वेश्चन लिखो चलो। व्हाट विल बी द, सब लड़कियां क्वेश्चन लिखेंगे भाई। व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी द एलिलिक फ्रीक्वेंसी if red flowers are, if red flowers are, hmm, what will be the allelic frequency if red flowers are 36 out of 100? 36 out of 100 flowers, 36 out of 100 flowers in the field. कोई भाई फील्ड है या ग्राउंड है, उसमें क्या है रेड फ्लावर्स लग रहे हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं रेड फ्लावर्स, हमें तो कलर से मतलब है। हाँ, तो वो कितने हैं? 36 हैं। कितने में से? 100 में से। पूरी फील्ड में 100 फ्लावर्स लगे हैं, उसमें से रेड फ्लावर्स कितने हैं? 36। अब आपको यहाँ पर क्या बतानी है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी बतानी है। इस इक्वेशन को यूज कर कर, इस इक्वेशन को यूज कर कर जरा करो। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी आपको इसमें से क्या निकालना है? पी निकालना होगा। हाँ, तो पी निकालना होगा। क्या निकालना है? पी निकालना है। अब देखो डोमिनेंट वाली चीज ही तो बताएंगे वो, या रिसेसिव वाली चीज बताएंगे? हमेशा क्वेश्चन में क्या चीज बताई हुई होगी? अगर दो चीजें बताई होंगी तो वो खुद मेंशन करेंगे कि भाई कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। अदरवाइज अगर उन्होंने एक ही चीज बताई हुई है तो वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। डोमिनेंट की बात हो रही है, प्रभावी वाली लक्षण की बात हो रही है। आगे बात समझ में आ गई भाई? तो अब देखो, यानी कि इस फील्ड में 3 तरह के फ्लावर्स लग रहे होंगे। कैसे? एक तो डोमिनेंट, जो कि रेड कलर आ गया, 36 आ गया। अब बचा कितना अमाउंट? 64 बचा। अब जाहिर सी बात है, जो डोमिनेंट वाला पी स्क्वायर वाला है आपका, कितना नंबर, वही रिसेसिव का भी होगा या उतना ही, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन इतना तो नहीं होगा कि 64 ही हो जाएगा। फिर तो ये गलत दिया हुआ है, ये रिसेसिव दिया हुआ होगा फिर तो, है ना? तो दैट मीन्स फील्ड में 3 कलर के फ्लावर लग रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, अपूर्ण प्रभाविता के अकॉर्डिंग। क्या हो रहा था वहां पर? रेड और व्हाइट को क्या करके तीसरा कलर बन रहा था पिंक कलर का। मेरा विलेज जलापा में 4 o'clock प्लांट में आया कुछ याद? चलो कोई नहीं, वो पढ़ लेंगे अब आप। इसके बाद शायद वही वाले चैप्टर्स हो तो वो उसमें पढ़ लेना। तो यहाँ पर बात हो रही है 36 रेड फ्लावर्स की। कुछ फ्लावर्स इसमें क्या है, हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन के हैं, और कुछ क्या है, रिसेसिव वाली कंडीशन के हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? पी स्क्वायर निकालना है। भाई क्यू स्क्वायर भी तो निकाल सकते थे आप, लेकिन पी ही क्यों लिखा है आपने? क्योंकि डोमिनेंट है, एक चीज बताइए, दैट मीन्स रेड कलर की बात हो रही है सिर्फ। निकालो इसको। पी स्क्वायर कैसे लिखोगे? भाई इन्होंने खुद लिख रखा है कि 36 आउट ऑफ 100 कितना आ गया? 0.36 आ गया। आगे इधर जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो पी रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। पी क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी है किसकी?
डोमिनेंट यानी कि रेड फ्लावर क्या है? एलेलिक फ्रीक्वेंसी है। आया नहीं समझ में? आ गया? कर लो, कर सकते हो क्वेश्चन। कोई सी भी टर्म दी हुई हो आपको, आपको ऐसे ही रखनी है अपॉन 100 करके, या कोई भी ज्यादा वाली जो होगी। ठीक है, अब सपोज करो अगर यहाँ पर 100 भी ना लिखा हुआ होता, परसेंटेज में दिया हुआ होता, तो फिर क्या होता? 100% में से ही करते हैं आप, जाहिर सी बात है। हर तरीके से बता दिया मैंने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में। क्लियर है बात? कर लो इसको, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे अब। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? का शांति हो रही है आज क्लास में। बस ये जोया ही बोल रही है। क्या मैं? शांति हो रही है आज क्लास में, जोया ही बोल रही है बस। मोहम्मद जैद, एजाज अहमद, फादर्स नेम। 10 क्वेश्चन सही है। बुशरा 40 करेक्ट। 5 से मल्टीप्लाई कर लेना इनको, ठीक है? मार्क्स आ जाएंगे आपके पास। अमीर हमजा 7, छोड़ भी रखे हैं तुमने क्वेश्चन में। जैनब जैनब 12, खुशी खुशी के 10 है। कोई दोस्त नहीं है इसकी आज। कशिश के 7 है। शैली 10, अरबाज आज से गायब हो गया 11। यशवी 13, अलका 14। अलका ने बहुत पढ़ पढ़ के कर रखे हैं अच्छा। खैर 14। प्राची, दोस्त को नहीं आ रहे तो उसको छोड़ दिए, गलत नहीं मार्क दिया लेकिन। प्राची 13, देवांशी 14, सबके तुम ही रख दियो। शादान 11, के मारत के शादान है। फोन चलाया था। जोया 17, हाई अच्छा हमारे। मैम ने क्या कर आया है? नबिया का एक कम है उस तुम्हारे से। जाओ इतना चीटिंग की है। सच्ची बता दो, एक आधे क्वेश्चन में तो की है चीटिंग। नो मैम सबसे भी सच में। कितने आए? 11। भारती 11, अलवीरा 14, अक्षा 10। अक्षा ही है तुम हो। नदिया 15, आलिया 11, तानिया 10, मोहम्मद जैद 9, 5। आगे वालों ने तो ईमानदारी से ही किया है वैसे, बॉयज ने। अच्छी बात नहीं करनी मैं। तुम्हारे में तो आगे बातें हो रही थी, अब मुझे नहीं पता किसने किसने से चीटिंग की है, लेकिन मुझे चेक करते रहना, इतना पता चल गया। चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ते हैं अब। वो तो हल्का मत खा रही थी। मैम टेस्ट ले लो, मैम टेस्ट ले लो। और नहीं आता? योगा तो हमने तो आपको इन्फॉर्म किया हुआ था, आपको आना चाहिए था। है कमाल की बात है, अब तक फिजिक्स का टेस्ट दे पाए जब कोई आयो का। बस एक सर कर दिया, बाकी तो ये वाला तो ग्रुप में बता दिया था, फिर भी नहीं आए जो बच्चे। उन शादी अटेंड करते रहो।
फटाफट पढ़ेंगे अब। सीवॉल, सीवॉल इफेक्ट है ये, क्या है? दीवार इफेक्ट है ये, क्या है? दीवार इफेक्ट, वॉल नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने सडन चेंज किया था। नहीं 10 मिनट कहाँ है, घंटा हुआ है क्लास चले हुए पूरा। 11 बजे नहीं चले गए थे, 11 बजे तो मैं आई थी, बैठी हुई तो थी मैं इतनी देर। पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा था। देखो भाई इसमें क्या चीज है, इसमें सडन चेंज आएगा, इसमें सडन चेंज आएगा, लेकिन इसमें आएगा लार्ज पॉपुलेशन में आएगा या स्मॉल पॉपुलेशन में आएगा? किस में आएगा? स्मॉल पॉपुलेशन में। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, स्मॉल पॉपुलेशन। शॉर्ट में लिख, अभी तो जेनेटिक ग्रुप टाइप के दो में लिखा दिया हुआ है इन्होंने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे। एक तो है फाउंडर इफेक्ट, क्या है? फाउंडर इफेक्ट। एक है आपका बोटल नेक इफेक्ट। कौन सा है ये? बोटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में देखो, सपोज करो ये बड़ा सा घर है, सपोज करेंगे, इधर सुनेंगे बस अभी। सपोज करें ये बड़ा सा आपका क्या है, घर है, ठीक है? इस घर में सारे मेंबर्स हैं, सपोज करो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं आप, ठीक है? किस में रह रहे हैं? अब जॉइंट फैमिली में वैसे तो हलचल वगैरह यानी कि रौनकें लगी रहती हैं, लेकिन अगर हम स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा डिस्टर्ब एलिमेंट हो जाता है। सपोज करो अब कुछ इतने पोर्शन वाले बच्चों को क्या करनी है, किसी कंपटीशन के पेपर की तैयारी करनी है, कोई भी ले लो, यूपीएससी की करनी है सपोज करो, तो यूपीएससी की ट्रेनिंग करने के लिए वो कहीं और चले गए, किसी और सिटी में जाकर शिफ्ट हो गए, ताकि वो वहां पर अच्छी क्या ले सके, कोचिंग ले सके। तो देखो अब यूपीएससी हलवा तो है नहीं, वैसे तो हलवा भी क्या नहीं बनता है, इतनी आसानी से नहीं बनता है, ठीक है? प्रोपोर्शन अगर उसमें गड़बड़ा आ जाए तो हलवा नहीं बन जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। एम आई राइट? होती है ये वाली बात। तो ऐसे यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, कोई ऐसे ही नहीं पढ़कर बन जाएगा। अब आप है, नीट का मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया भाई, आप अपने घर पे रहकर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप प्रिपरेशन कर सकते हो, शादी भी अटेंड कर रहे हो, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, मम्मी वगैरह के साथ भी कभी चले जाते होंगे, एक्स वाई जेड। लेकिन ये जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ये बड़े डेडिकेट होते हैं, यूं ही नहीं करते हैं वो यूपीएससी की तैयारी, ठीक है? ज्यादातर इनमें क्या होता है, डेडिकेट होता है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ये कोचिंग लेने गए स्टडी के पर्पज से और जाकर टाइम पास कर रहे हैं, वहां पर जाकर टाइम पास कर रहे हैं। बताओ, टाइम पास कर रहे हैं? नहीं ना, ये सीरियस बच्चे हैं, कुछ अचीव करने के लिए ही गए हैं, कोई इनका गोल सेट है। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन फाउंडर पॉपुलेशन कहलाई जाएगी, क्या कहलाई जाएगी? अब यहाँ के आसपास में इनको खाने की भी नीड पड़ेगी, चाय वगैरह की भी नीड पड़ेगी, तो आसपास के लोगों को पता होगा कि ये पर्टिकुलर बच्चे किसी पर्टिकुलर प्लेस से आए हैं और क्या करने आए हैं, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह करने आए हैं, ये पर्टिकुलर किसी भी चीज कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं, एनडीए की, पीसीएस की वगैरह वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई हम ये तैयारी करने आए हैं, और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन स्टूडेंट कितना अच्छे से पढ़ता है, कितना वेला घूमने जा रहा है, ठीक है? कितने उसके दोस्त उससे मिलने आ रहे हैं, कितना वो अकेला पढ़ाई कर रहा है, तो सब कुछ दिखता रहता है आस पड़ोस वालों को, ठीक है? तो कोई ना कोई उनकी हेल्प करने के लिए क्या करता है, खाना भेजता है ना? भेजता है ना खाना। तो कि बच्चे दूर से आए हुए हैं, इनको घर का खाना मिल जाए। आजकल हर शहर में क्या है, ये वाली फैसिलिटी है ना, घर के खाने वाली। तो इन्होंने ये कभी मिलते हैं, जैसे चाय की दुकान पर चले गए या फिर ब्रेड की दुकान पर चले गए, यानी कि बेकरी वगैरह पर, कन्फेक्शनरी पर, ये बोलेंगे उनको जाकर हमें निकालना है, हम निकाल कर रहेंगे और निकाल भी लेंगे इनमें से कई सारे बच्चे। तो बताओ, जिन्होंने इसकी हेल्प की होगी पर्टिकुलर स्टूडेंट की या फिर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, जिन्होंने जिन्होंने हेल्प की होगी, सपोज करो ये वहां के ही या कहीं और के आईएएस ऑफिसर बन गए, यूपीएससी करने वाले क्रैक क्या बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो उनके तो वारे के न्यारे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? भाई वो ध्यान में रखेंगे ना स्टूडेंट्स के, भाई ऐसे टाइम पर हमारी किस किस ने हेल्प की थी। अगर कोई ध्यान नहीं रख रहा है ना, तो वो तो फिर अलग ही लेवल का है। जिंदगी में अगर हमारी कोई हेल्प करता है किसी भी पड़ाव पर जिंदगी के, तो हम याद रखते हैं
हम मतलब ह्यूमंस। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शन केस वाले, नहीं भी याद रखते, है ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर पॉपुलेशन बनेगी, ये फाउंडर पॉपुलेशन बनेगी, यानी कि यहाँ पर फाउंडर इफेक्ट अप्लाई हुआ है। कौन सा इफेक्ट अप्लाई हुआ है? हाँ। अब देखो बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल बना लो, क्या बना लो? बॉटल। ये बॉटल है सपोज करो, ठीक है, कैसी भी हो सकती है वही बॉटल की शेप, ये वाली हमने ले ली। सपोज करो किसी को क्या चाहिए, जैसे लेदर के बैग्स चाहिए, लेदर की बेल्ट चाहिए, प्योर लेदर में, तो उसके लिए लेदर चाहिए। लेदर किससे मिलेगा? एनिमल्स से। सपोज करो चीता की पॉपुलेशन है, किसकी पॉपुलेशन है? चीता की पॉपुलेशन है। उस चीता की पॉपुलेशन सपोज करो किसी एरिया में ज्यादा है, उनकी स्किन से हमें क्या बनाना है? कुछ पर्टिकुलर बैग, शूज वगैरह वगैरह कुछ भी क्या करना है, प्रोडक्ट चाहिए बस उनकी स्किन का। तो क्या करेंगे? चीता का शिकार करेंगे। वेरी गुड। क्या करेंगे? शिकार करेंगे। शिकार कर कर चीता का क्या हो जाएगा? चीता की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी? वो तो मर ही जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? चीता के नंबर कम हो जाएंगे, यानी कि धरती पर से बोझ थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम रेगुलरिटी में चीता को मारते रहेंगे और उसकी स्किन से या फिर उसकी बॉडी से चीजें, प्रोडक्ट बनाने के लिए उनकी बॉडी की चीजें यूज करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चीता की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब ये मैंने इधर ही क्यों बनाया है, इसका नेक इधर भी तो मैं बना सकती थी, लेकिन इधर नहीं बनाएंगे, आप इधर ही बनाएंगे। क्यों? कि पहले पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर हमने हंटिंग वगैरह की तो पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई, ठीक है, हंटिंग करके भी अभी आपके पास ही है उसकी चीजें, प्रोडक्ट्स बनाए हैं आपने, लेकिन अगर आप लगातार ये वाली चीजें लार्ज स्केल पर करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीता की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर जाकर देखो चीता की पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर हो गई, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही दुनिया से निकल चुकी होगी वो, निकल चुकी होगी या नहीं, तो एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक्सटिंक्शन आ जाता है। इसी इफेक्ट को बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटल नेक इफेक्ट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पर? इतना ही है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन माइग्रेशन देखेंगे इसके बाद। लिखना चाहते हो? पढ़ लो इसको यहीं से, नोट्स में मिल जाएंगे सब चीजें, इसको पढ़ लो यहीं से। बढ़िया थे दोनों एग्जाम्पल। पढ़ लिया? देखो भाई, अब जेनेटिक क्या था? म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक माइग्रेशन में देखेंगे भाई। सपोज करो दिस इज अ जीन पूल। अब ये जीन पूल क्या है, बताएगा कोई? जीन पूल में क्या है? लिख लो यहाँ पर, यहाँ पर लिख लो। एक पॉपुलेशन पाए जाने वाले सारे जीन, सम टोटल ऑफ ऑल, सम टोटल ऑफ ऑल genes, sum total of all genes in a population। किसी भी पॉपुलेशन में सभी पाए जाने वाले जीन्स का अगर हम क्या कर दें, टोटल कर दें, सम अप कर दें उनको, तो वो क्या बोला जाएगा? जीन पूल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जीन पूल। अब जीन पूल दो तरीके से है, क्या हो सकता है? एक तरीके से घट सकता है और एक तरीके से बढ़ सकता है। माइग्रेशन लिखा हुआ है, माइग्रेशन से ही पॉइंट मिल जाएंगे आपको। क्या कि माइग्रेशन कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। कौन कौन सा? एक तो एमिग्रेशन और एक इमिग्रेशन। अगर यहाँ से चीजें क्या होंगी, एग्जिट होगी, स्पीशीज या पर्टिकुलर पॉपुलेशन निकलेगी, तो क्या हो जाएगा वो?
एमिग्रेशन, ये आ गया ना, ई का मतलब एग्जिट, एमिग्रेशन। और अगर जीन पूल में क्या होंगी चीजें ऐड अप होंगी तो हो जाएगा इमिग्रेशन। क्या हो जाएगा वो? अब कोई चीज इन हो रही है ना, इन इनसे याद रखेंगे इमी, इमिग्रेशन। वैसे तो माइग्रेशन है पूरा पूरा वर्ड इनमें, यहाँ पर खाली ई है, यहाँ पर खाली आई एम है। आई एम पर वहां मत चले जाना इम्पॉसिबल पर, आई एम से इम्पॉसिबल पर मत चले जाना, इम्पॉसिबल पर वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वहां नेगेटिव वर्ड है वो इम्पॉसिबल, यहाँ इमिग्रेशन पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, उल्टी है चीजें। म्यूटेशन पढ़ेंगे अब थोड़ा डिटेल में। म्यूटेशन किसने दिया था? थ्योरी अलग, इसने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी हुई है? और खाली म्यूटेशन की अगर बात करें उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किसने किए हुए हैं? लेडनबर्ग ने किए हुए हैं। किसने किए हुए हैं? यहीं पे लिख दूं? म्यूटेशन में ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किसने किए थे? देखना, लेडनबर्ग है या फिर लेडरबर्ग है? लेडरबर्ग है, लेडरबर्ग, एन नहीं है यहाँ पर, लेडरबर्ग। इन्होंने क्या कहा था कि सारी की सारी वेरिएशन अडेप्टिव होंगी और वो क्या करेंगी? नेचुरल सिलेक्शन को कॉज करेंगी। क्या कहा था इन्होंने? सारी वेरिएशन में क्या क्या होंगी? सारी वेरिएशन अडेप्टिव इन नेचर होंगी, मतलब नेचर से चीजों को एक्वायर करेंगी, अडेप्ट करेंगी। एक्वायर अडेप्ट समझते हो? जैसे अडॉप्ट कर लेते हैं बेबी, वैसे ही है, बस अडेप्ट भी। और क्या रिजल्ट होगा उसका? नेचुरल सिलेक्शन आएगा वहां पर। क्या आएगा? नेचुरल सिलेक्शन। बुक दो लाओ मुझे एक, अब ग्राफ पढ़ेंगे बुक से। ये पुरानी बुक है। सही है। कौन सा वाला हिला? चलो ये वाला ये देखो ग्राफ, दिख रहा है? डर तो नहीं लगता इन ग्राफ से आपको? बस डरना भी मत। एक दो बार इनको बनाकर देख लेना, इनके वर्ड नेम्स लिख लिख कर देख लेना, हो जाएंगे। देखो सबसे पहले देखा दिया हुआ है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स,
ठीक है। देखो अब हम ग्राफ को कहाँ से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे से डायग्राम्स ऊपर बने हुए हैं, साइड में आपको टाइम पीरियड वाला जोन लिखा हुआ है कि कौन कौन सा है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है और सीनोजोइक है। ये क्या है, टाइम पीरियड है उस समय का, कि उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ये अलग अलग नाम बोलते हैं, जब ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या थे, दुनिया के अंदर प्रेजेंट थे, धरती पर उपस्थित थे ये। देखो अब यहाँ पर ग्रीन से लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स में, ब्लैक से लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स में, तो हम ये किसका पढ़ रहे हैं, और ऊपर प्लांट्स की भी डायग्राम है, तो किसका इवोल्यूशन है, ये प्लांट्स का इवोल्यूशन है। ये ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो कि पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स थे, यानी कि यहाँ पर क्लोरोफाइट के भी एंसेस्टर्स पीछे कहीं रहे हुए होंगे। फिर इससे क्या बना, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स बने। फिर इनसे क्या बना, रीनिया टाइप ये प्लांट्स बने। क्या बने, और इनसे साइलोफाइटोन यानी कि साइलोप्सिडा होता है ना, वो बना। अब देखो सबसे पहले पर जाओ, अब दोबारा से क्लोरोफाइटा से क्या निकल रहा है, ब्रायोफाइट्स। क्या निकल रहा है, अब यहाँ पर आओ, ट्रैकियोफाइट से क्या निकल रहा है, ज़ोस्टेरोफाइलम निकल रहा है। फिर ऊपर आर्बो रेसेंट लाइकोपोड्स निकल रहा है, फिर हर्बेशियस लाइकोपोड्स निकल रहे हैं। डायग्राम आप ऊपर देख सकते हो। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे हम डायग्राम भी देखते जाएंगे। देख लो थोड़ा सा, इसको भी दिखा दो भाई, बुक्स कम है ना, थोड़ा सा दिखा दो इसको भी भाई, ऐसा ना करो। रीनिया टाइप प्लांट जो है, यहाँ पर ये अकेला है बेचारा, ये क्या है, अकेला, अलोन। इसके ऊपर साइलोफाइटोन है, साइलोफाइटोन से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी कि यहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स क्या हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। सबसे पहला देखो, सिनोप्सिड जिसको हॉर्सटेल्स बोलते हैं, ये किसमें आता है, हॉर्सटेल प्लांट किंगडम के कौन से पोर्शन में आता है, हॉर्सटेल्स मैम उसमें टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, देखो अब ऐसा दिखेगा, ऐसा ही डायग्राम था उसका। अब देखो दूसरी ब्रांच कौन सी जा रही है, फॉन्ट्स की। किसकी जा रही है, फॉन्ट्स की। ये तीसरी ब्रांच किसकी जा रही है, गिंगोस की। चौथी किसकी जा रही है, कॉनिफर्स की। और फिर किसकी जा रही है, निटेल्स की। किसकी जा रही है, निटेल्स की। फिर इससे क्या बन रहा है, अब देखो सीड्स का फॉर्मेशन हो गया, टर्म में क्या लग गया, स्पर्म्स लग गया। क्या है ये, प्रोजिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नोस्पर्म से पहली वाली कंडीशन। इससे सीड फॉर्म्स निकले। सीड फॉर्म्स कहाँ जा रहा है, साइकैड्स में जा रहा है, और दूसरा कहाँ जा रहा है, डाइकॉट्स में जा रहा है। डाइकॉट्स क्या बन रहा है आपका, एंजियोस्पर्म्स बन रहा है, जो कि एक साइड डाइकॉट्स में जा रहा है और दूसरा मोनोकॉट्स में जा रहा है। पूरा हो गया क्लियर। आपको नाम पता होने चाहिए कौन सी चीज से क्या क्या चीजें अराइज हो रही हैं, दैट्स इट। बाकी जो जो चीजें इसमें लिखी हुई होंगी वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी नोट से। अब आ जाओ सेकंड वाले पेज पर, दिस ग्राफ। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एनिमल्स में भी कौन सी कैटेगरी दिख रही है, रेंगने वाली, रेप्टाइल्स वाली, सरीसृप बोलते हैं ना इसको। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स को सरीसृप बोलते हैं ना। तो ये रेप्टेलियन वाला इवोल्यूशन दिया हुआ है इस ग्राफ में पूरा। किसका दिया हुआ है, रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन दिया हुआ है। आ जाओ नीचे, सबसे नीचे आ जाओ। क्या दिया हुआ है यहाँ पर अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो चुके। एक्सटिंक्ट होने से पहले क्या निकला इनसे, दो कैटेगरीज निकली, देखो ध्यान से, ब्रांचिंग। एक तो सोरोप्सिड्स और एक साइनेप्सिड्स। क्वेश्चन आएगा यहीं से, देखो कैसे आएगा, कि जो साइनेप्सिड्स हैं इससे सिर्फ एक ही कैटेगरी निकल रही है, दैट इज मैमल्स। कौन सी कैटेगरी निकल रही है, ओनली मैमल्स। यानी कि हम मैमल्स किससे आए हैं, साइनेप्सिड से आए हैं। ठीक है, और मैमल्स पूरी ही कैटेगरी किससे आई है, रेप्टाइल्स के बाद, या फिर रेप्टाइल्स में भी जितनी भी कैटेगरीज हैं, रेप्टाइल के बाद कौन आते हैं, और मैमल्स। तो सब ये जो आए हुए हैं एव्स और मैमल्स, ये किससे आए हैं, रेप्टाइल्स से आए हैं। किससे आए हैं, और रेप्टाइल्स में भी
हम मैमल्स किससे आए हैं? साइनैप्सिड से। अब दूसरी कैटेगरी पर चले जाओ, कौन सा है? सौरोप्सिड्स। तो ये क्वेश्चन आएगा कि हम मैमल्स कौन सी कैटेगरी से आए हैं, दैट इज साइनैप्सिड। याद हो गया? अब बाकी के जितने भी रेप्टाइल्स हैं और एव्स हैं वो किससे आए हुए हैं? सौरोप्सिड से आए हैं। देखो अब ऊपर सौरोप्सिड में पहली वाली कंडीशन देखो, टर्टल्स। दूसरी देखो, दूसरी के भी ब्रांचेस हो गए, लिजर्ड्स हैं ऊपर, और साइड में देखो क्या है? टिकोडोंट्स हैं, जो कि अब क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। और फिर क्या है ऊपर? क्वार्टरस है, और ये स्नेक्स हैं। ये जो थीकोडोंट्स हैं, अब इसकी भी ब्रांचिंग हो रही है। क्या है इससे? क्रोकोडाइल। और इसी से क्या है? डायनासोर्स। क्या है इसी से ही? डायनासोर्स। और इसी से ही फिर क्या निकले हुए हैं? बर्ड्स यानी कि एव्स। आ गया समझ में? बस मैमल्स याद रख लो, मैमल्स, साइनैप्सिड्स, अर्ली रेप्टाइल्स। बाकी सारे जितने भी आ जाएं, ये ऊपर वाले क्या वर्ड्स आ जाएं, ये किससे आए हुए हैं? सौरोप्सिड्स से आए हुए हैं। यही क्वेश्चन आएगा, यही आपका क्वेश्चन आएगा। हो गए दोनों ग्राफ? एक और भी तो है इसके जैसा जो पीछे हमने नहीं किया, डायनासोर्स का। बड़े खतरनाक से नाम है इन डायनासोर्स के। हर कैटेगरी के बारे में आपको लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, ध्यान से देखो। अब इसको भी ऊपर से पढ़ना है कि नीचे से पढ़ना है? नीचे से पढ़ना है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले कौन से हैं? ब्रैकियोसोरस। कौन से हैं? ब्रैकियोसोरस से क्या निकले? ब्रैकियोसोरस से ही एक तरीके से एक साइड से क्या निकले हैं? कोई भी एंसेस्टर्स थे भाई, कोई भी एंसेस्टर्स, उनसे दो कैटेगरीज निकली, एक तो ब्रैकियोसोरस और एक स्टेगो। और फिर स्टेगोसोरस से ट्राइसेरोटोप्स निकले, और ब्रैकियोसोरस से टायरेनोसोरस निकले। जुरासिक पार्क वाली कोई मूवी देखी है? वो सही में यही दिखाते हैं। देखो इन सब में से टायरेनोसोरस ही तो दिखाते हैं, की बात है ना? यही दिखाते हैं, इन्हीं के ही जैसा ये पोस्टर होता है। तो और कैसे दिखाते हैं? बहुत बड़े बड़े। तो इस पे यहीं के यहीं लिख लो, ये सबसे ज्यादा लेंथ में होंगे। इनकी हाइट क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, कम से कम 20 फीट इन हाइट। 20 फीट इन हाइट। बाकी उसमें नोट्स में मिल जाएगा। अब देखो आर्कियोप्टेरिक्स भी हैं, क्रोकोडिलेंट भी हैं, टेरेनोडोन भी हैं, और बस इतना ही दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, आपको 7 कैटेगरीज पीडीएफ में लिखी हुई मिलेंगी। पढ़कर आना नेक्स्ट जब भी होगा मेरा लेक्चर। इस पोर्शन में से पीडीएफ से जो समझ में नहीं आएगा, या मैसेज भी कर सकते हो, वो पूछ लेना भाई मुझसे कि आप कहाँ कौन सी चीज में अटक गए हो। अभी बात यही खत्म नहीं होती है, अभी बात यही खत्म नहीं होती है। 8 मिनट है, 8 मिनट तो बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं क्यों करेंगे रियायत? ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या अब आपका? ये वाला बचा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कल किया था, उसमें मैं ये बताना भूल गई आपको। प्लेसेंटल मैमल्स में और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में कंपैरिजन दिया हुआ है। यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, पहली वाली कैटेगरी पूरी लंबी की लंबी, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और मार्सुपियल्स क्या बताए थे कल? जिनमें पाउच होगा, जिनकी बॉडी में पाउच होगा, लाइक कैंगारू। अब यहाँ पर देखो ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, बस आपको ये कंपैरिजन देखना है और याद करना है। ये किसका है एग्जाम्पल? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ग्राफ ये वाला हो गया। देखो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या? हम रह गए पढ़ने अपने आप को। अभी तक हम अपने आप को नहीं पढ़ रहे थे, कमाल की बात है। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। हमारा जो क्या है? स्कल है। देखो भाई, टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो भाई, जो हमारा स्कल है, ह्यूमन का स्कल, और बेबी चिंपैंजी का स्कल है, वो कैसा लगता है? सेम सेम लगता है, डिफरेंट लगता है? सेम लगेगा। क्या लगेगा? सेम लगेगा। यहाँ पर आपको 3 जो पिक्चर्स दी हुई हैं,
वो किसी चिंपैंजी की नहीं दे, सॉरी, किसी बेबी चिंपैंजी की नहीं दे रखी है, एडल्ट चिंपैंजी की दी हुई है। किसकी दी हुई है? यहाँ से आप देख सकते हो ये भी अडल्ट ह्यूमन है। क्या है? ये भी अडल्ट ह्यूमन है। फिर बेबी चिंपैंजी भी नहीं इन्होंने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एडल्ट चिंपैंजी दिया हुआ है। आप देखो ये बीच वाला बेबी है, ये एडल्ट ह्यूमन है, और ये लास्ट वाला एडल्ट चिंपैंजी है। ठीक है, ये जो बेबी चिंपैंजी है और जो हमारा स्कल है, देखना काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं कि नहीं है? यस मैम। सिर्फ ब्रेन के अंदर ही तो ये क्रेनियम वाली बोन्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन इसमें नजर आ रहे हैं। अदरवाइज तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे इंसान की खोपड़ी हो ये। लग रही है ना? देखो अब यहाँ पर हमारी कितनी कैटेगरीज आई भाई? 7 तरह की कैटेगरीज वाले हम हैं। सबसे पहले कौन आए? ड्रायोप्थिकस। कौन आए? ड्रायोप्थिकस। फिर कौन आए? ये आए रामाप्थिकस। फिर कौन आए? फिर कौन आए? ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये आपको 2.5 या 3 पेज में दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, ये मैंने टेबल बना रखी है अपनी नोट्स में। इस टेबल में सारी चीजें कवर अप हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ोगे इसको। लेकिन ये याद करने वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे और कंपैरिजन में आएंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें क्या चीजें थी, किसमें क्या चीजें थी। फिर कौन आए? होमो हैबिलिस आए। फिर कौन आए? होमो इरेक्टस आए। कौन आए फिर? होमो इरेक्टस। इरेक्टस से समझ रहे हो? जो ऐसे करके चलते थे ना, वो अब थोड़े क्या हो गए? इरेक्ट हो गए, अपराइट हो गए, सीधे हो गए। फिर आए आपके निएंडरथल मैन। मेरी मजाक उड़ा रहे हो क्या? होमो सैपियंस। हम कौन है भाई? होमो सैपियंस। अब इन कैटेगरीज में नोट्स में आपको क्या लिखी हुई है? सबसे पहले ईयर्स बैक लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कि कौन सी इनमें से स्पीशीज कितने साल पहले आई थी? 15 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो। इसका दिया हुआ नहीं है बुक में भी और वैसे भी। ठीक है, तो होमो तो ये आएगा भी नहीं। होमो हैबिलिस भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों नहीं दिए हुए हैं। अब देखो ये कितना है? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। और ये कितना था? 2 था। ये 15 था कि नहीं था? तो देखो ज्यादा तो बात नहीं हो रही है ना इन दोनों की। ज्यादा तो बात नहीं हो रही है। कितनी बात हो रही है? बस 500 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है बस, जो कि ज्यादा तो नहीं है ना? अब देखो ये जो लास्ट वाले थे, ये जो अब ये लास्ट सेकंड वाले थे, ये 1 लाख ईयर्स बैक में आए हुए हैं। 1 लाख से 40,000 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 1 लाख से 40,000। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और ये कितने साल पुराने हैं? 75,000 से 10,000 ईयर्स पुराने हैं। कौन? हम लोग। कौन? हम लोग। अब देखो फिर दिया हुआ है क्रेनियल कैपेसिटी। व्हाट इज क्रेनियल कैपेसिटी? जितना हमारा खोपड़ी है ना हमारी, द फेमस खोपड़ी, स्कल, इसके अंदर कौन सी बोन है? क्रेनियल बोन है। क्रेनियम प्रेजेंट है, उसके अंदर दिमाग कितना है? जितना बड़ा क्या होगा स्कल का साइज होगा, उतनी ही कैपेसिटी किसकी होगी? दिमाग की होगी। इसीलिए उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? क्रेनियल कैपेसिटी। किससे करते हैं? और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? CC। किससे लिखते हैं? CC। सीधे आ जाओ तीसरे वाले पर। यहाँ पर 65, ये सॉरी 650 सीसी से 800 सीसी, यानी कि इनमें कम दिमाग था। फिर 800 से 900 पर चले गए, थोड़ा ज्यादा दिमाग आ गया।
यानी कि ब्रेन की एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है साइज के साथ साथ। फिर कौन आए? 1400 सीसी वाले आए। कितने सीसी वाले आए? 1650 वाले सीसी वाले आए। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इन्हीं के अंदर लास्ट सेकंड के अंदर ये बहुत ही चतुर चालाक बन गए। अब देखो, चतुर चालाक बनेंगे तभी तो हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, चीजें क्या आई हैं हमारे सामने आई हैं, हम फिर बेवकूफ बुद्धि वाले बनते जा रहे हैं। यानी कि हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कम हो गई है अब। क्या हो गई है? कितनी हो गई है? 50 कम हो गई है, यानी कि 1350 रह गई है। कितनी रह गई है? 1350। इन लोगों ने, इन यहाँ पर इन वाले लोगों ने दिमाग अपना ज्यादा यूज किया। कल्चर्स यहीं से ही आए हैं, रिचुअल्स यहीं से ही आए हैं। इससे पहले कल्चर्स वगैरह कुछ नहीं थे। बाकी आप सारे पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। जो नहीं आएगा, आई एम हियर एंड आई एम एवरीवेयर। बस आप मैसेज करो या कॉल करो, एकदम बता दूंगी आपको, ठीक है? लेकिन पढ़ लेना भाई, जी ले आओ। और एक ब्रीफ अकाउंट दिया हुआ है मैंने इवोल्यूशन का, एट लास्ट लिखा हुआ है उसमें चैप्टर में। ये चीजें बॉक्स है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना। 4 चीजें लिखी हुई है इसमें, मैं घर जाकर सेंड करूंगी, ठीक है? बुक ले लो किसकी है ये। ये शायद ललिता की है ना, तो ये सर को देते जाना, देखो लेना ही याद करना।